Hello everyone, we have to discuss about that RRB NTPC GK और CA। क्वेश्चन देख लेते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री में पढ़ेंगे प्राचीन भारत। इंट्रोड्यूसिंग अबाउट सेल्फ माई सेल्फ वंशिका exclusively by ब्रैट एलिस अकेडमी। पाषाण काल, इनमें से कौन सा पाषाण युग स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा नहीं आता? ताम्र पाषाण काल। पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजार का उपयोग करता था और पाषाण युग के 3 चरण होते हैं: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ताम्र पाषाण युग नव पाषाण युग के बाद आरंभ हुआ था और जिसमें मनुष्य तांबे के औजारे का उपयोग करने लगा था और लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। भीमबेटका गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1957 से 1958 में। भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित होती हैं और ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं में घिरी हुई होती हैं और यह एक पुरातात्विक गुफा आवास होता है और जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही होती है और इसकी खोज डॉक्टर विष्णु एवं श्रीधर वाकटकर द्वारा 1957-1958 में हुई थी। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध होते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले हैं और यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है और किंतु यहाँ उत्तर पूर्व पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल और मध्यकालीन युग के भी चित्र मिले हैं। भारत में पाषाण काल शिल्प चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? भीमबेटका में। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरातात्विक आवासीय पुरास्थल होता है जहाँ पर पाषाण कालीन शिला चित्राकृति पाई जाती है। और क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यताओं के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम होता है? ए पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य होता है इतिहास के उस युग से होता है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था और इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। इस पाषाण काल अथवा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया जा सकता है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल। प्राचीन भारत का इतिहास। प्रागैतिहासिक काल के लक्षण, आग ऐतिहासिक काल के लक्षण और ऐतिहासिक काल के लक्षण। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और पुरातत्व एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण है। पुरातत्व साक्ष्य प्रागैतिहासिक काल में उपलब्ध होते हैं और उदाहरण पाषाण काल का। लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं आग ऐतिहासिक काल में लेकिन लिपि गुण एवं अपठनीय है। उदाहरण सांदेव सभ्यता। पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल 3 भागों में: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल समय अवधि 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक होती है। मध्य पाषाण काल 9,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक होती है और नव पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से नव पाषाण काल 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक की होती है। सिंधु सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त हुए थे? और सी नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर गुजरात से प्राप्त हुए थे और इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए होते हैं उनमें से मोहरें होती हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, आभूषण होते हैं, पकी हुई मिट्टियों की मूर्तियाँ आदि शामिल होती हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब राज्य में स्थित होता है? कौन सा होता है? रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज 1950 ईस्वी में बीबी लाल के द्वारा की गई होती है और यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी के तट पर स्थित होता है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो कि 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था और तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। स्टीएटाइट के लिए हड़प्पा की अधिकांश मोहरों को सेल खड़ी यानी कि स्टीएटाइट से बनाया जाता था जो एक प्रकार का नरम पत्थर होता है और इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चाट और दोमट मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी होती हैं। और मानक मोहर 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थी और इन मोहरों पर गणितीय चित्र होते थे जिनका उपयोग शैक्षणिक एवं उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मोहरों में जानवरों की तस्वीर एक चित्रमय लिपि में लिखी गई थी जो कि अधिक एक स्पष्ट होता है कि जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर होते हैं। बांध होते हैं, हाथी होते हैं, हाथी, वृषण, घोड़ा, भैंसा, हिरण, खरगोश और बकरा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, धोलावीरा राज्य में है क्या है? गुजरात। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित होता है। जिले में बचाऊ एवं तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल होता है। इस स्थल की खोज 1968 ईस्वी में जगपति जोशी द्वारा की गई होती है और यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन होते हैं और मोती, सोने एवं चांदी के गन्ने और जानवरों की मूर्तियाँ एवं उपकरण, कलश इत्यादि होते हैं। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धोलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था और इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल होता है। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल होता है। किस समय अवधि से जुड़ी हुई होती है इसकी सिंधु घाटी सभ्यता? मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार होता है। एक विशाल क्या होता है? डी आयताकार टैंक होता है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक होता है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल होता है। इसकी खोज राय बहादुर राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1920 से 1921 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला होता है? डी रावी की नदी के। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर होता है जो कि पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920-1921 में खुदाई के दौरान मिला था और इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ होता है? मृतकों का टीला। बी मोहनजोदड़ो का सीधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। ये दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर होता है जो कि सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना एवं जिले में स्थित होता है और इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की होती है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित होती है? डी सिंध में। मोहनजोदड़ो का सीधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित होता है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने की थी।
यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। और हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर होता है विशिष्ट रूप से मनके बनाना एवं सीप बनाना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहरें बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों से सिर्फ उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना एवं सीप काटना और धातु की वस्तुएं बनाना और मोहर बनाना तथा तराजू का निर्माण करना आदि कार्य सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित होता है? कौन सा होता है? चनहूदड़। मोहनजोदाड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चनहूदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एम.जी. एवं मजूमदार ने की थी। और यहाँ सेंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राग एवं हड़प्पा संस्कृति जिसे झुककर एवं झांकर सांस्कृतिक कहते हैं और वे अवशेष मिले होते हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे और इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह मनके, शीप, मोहर तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था और यह एक मात्र स्थल होता है जहाँ से वक्राकार ईंट मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? हड़प्पा को। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था तथा यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया था। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई जाती होती है? इसी हड़प्पा में। हड़प्पा से प्राप्त पुस्तक नर्तक एवं घक्षण चूना पत्थर से बना हुआ होता है और वह शाब्दिक अर्थ होता है। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? सी. धोलावीरा। इनमें से कौन सा स्थल गुजरात में पाया जाता होता है? सी. धोलावीरा। हड़प्पा युगीन नगर धोलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वैश्विक एवं धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है और ये गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित होता है। ये वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज 1968 ईस्वी में पुरातत्ववेत्ता जगपति जोशी ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं होता है? डी. उरुक। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल होते हैं मोहनजोदड़ो, कलिबंगा, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल तथा राखीगढ़ी थे।
जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर होता है। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया होता है और भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु सभ्यता को इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले होते हैं? भी धोलावीरा में। धोलावीरा गुजरात के कच्छ किरण में स्थित होता है और इसकी खोज जेपी जोशी ने 1966 ईस्वी से 1968 में की होती है और यह नगर आयताकार बना होता है और यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है और कोतड़ा से कलश एवं सावधान के साक्ष्य मिले होते हैं। रोपड़ से सेल खड़ी की मोहर एवं मृद भांडे एवं कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य पाए गए होते हैं। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल एवं यांत्रिक कला के लिए से परिचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पुरातात्विक स्थल एवं सुतकोटदा किस राज्य में स्थित होता है? गुजरात में। सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित होता है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले होते हैं। 1996 में इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने की होती है और सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल होते हैं राज्य होते हैं धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा गुजरात, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, कलिबंगा राजस्थान, वांडा जम्मू कश्मीर, देवताबाद और महाराष्ट्र, रोपड़ पंजाब। 1944 में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला था और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था? डी रेम व्हीलर ने। सर रॉबर्ट एरिक मोर्टिमर्स व्हीलर्स ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला तथा हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य होता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य होता है राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना होता है और ये सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन होता है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक भी विद्यावती होती हैं। और क्वेश्चन 24, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई होती है? CRD बैनर्जी द्वारा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु घाटी के तट पर स्थित होता है। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की होती। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल होता है विशाल स्नानागार होता है। ये 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा होता है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार होती है जो कि 45.71 मीटर लंबा होता है और 15.23 मीटर चौड़ा होता है और यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की नृत्य करती नारी की मूर्ति एवं योगी की मूर्ति और मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति और घोड़े के दांत इत्यादि हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी होती है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई होती है। इसी 3000 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई होती है के नाम से किया गया था। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित होता है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला इसका वर्तमान निर्धारण निम्न था। NCERT 2600 से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व के बीच का है। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व एवं 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा होता है।
रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धतियों के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है और कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। उपयुक्त संख्या को ध्यान में रखते हुए निकटतम विकल्प सी को सही माना गया है और विकास 5000 ईस्वी BC से मालवा के दक्षिण की ओर उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलछटी क्षेत्र में हुआ था। ए सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण की ओर तथा एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तिलहटी क्षेत्र में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम जानते आज और हम क्या कहते हैं। पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकसित हुई होती है और इस सभ्यता का विस्तार होता पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में हुआ था। हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित होती है। इसकी खोज सन 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने की होती। क्वेश्चन नंबर 28 भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में आई होती है और ये होता 2500 ईसा पूर्व में से। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। सी ईंटों के बने भवन होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन होते हैं और ये विश्व की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख होते हैं। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया होता है और इस समय की ईंट एक निश्चित अनुपात 4:2:1 में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 सिंधु घाटी सभ्यता है। डी कांस्य युगीन सभ्यता होती है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था जो कि तांबे और टिन का मिश्रण था। यह सिंधु सभ्यता के 1400 बैंकों की खोज हो चुकी है और जिसमें से 925 बैंक भारत में होते हैं और यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 31 सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबा और टिन मिश्रित का प्रयोग करते थे कांस्य बनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल होता है। कौन सा होता है। आजमगढ़ होता है। सिंधु सभ्यता या सेंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता होती है। सेंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न होते हैं मोहनजोदड़ो हड़प्पा छन्हूदड़ो लोथल बनावली धोलावीरा एवं राखीगढ़ी एवं कलिबंगन अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ यूपी का कोई स्थान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 33 मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ क्या हुआ। अर्थ में मुर्दों का टीला होता है। डी सीधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। ये दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर होता है। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित एवं भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे। विष्णु की। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग एवं मुद्रा में बैठे दिखाया गया है और जिसे कि शिव का आदि माना जाता है और इसके दाएं तरफ हाथी एवं बाएं तरफ गैंडा एवं भैंसा का अंकन होता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा नहीं करते हैं। इसकी पूजा करते थे और पशु पक्षी एवं जल वृक्ष और सर्प इत्यादि अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती है और हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे और यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली होती है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानवार। क्वेश्चन नंबर 36 किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। शुरू किया था 1980 में। वर्ष 1980 में जर्मन और इटली इतालवी के
पुरातत्वविदों की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो में सप्ताह अन्वेषण को प्रारंभ किया था। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किए गए थे और 1990 ईस्वी में IRS वेस्ट ने धोलावीरा में उत्खननों को प्रारंभ किया था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जा सकता है? ए, बैल देखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली मोहरों में आयताकार और वर्गाकार एवं बेलनाकार होती है। इन मोहरों पर हाथी, गैंडा, बांध, बकरी व बैल जैसे पशुओं की आकृतियां विद्यमान होती हैं और उल्लेखनीय होता है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मध्य एशिया के उम्मा और उर शहर में और तथा इसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कलिबंगा से भी मिले हैं। इससे इनके व्यापारिक क्रियाकलापों का बोध होता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं होता है? कौन सा नहीं होता? मांडा। जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सभ्यता का मांडा स्थल होता है, शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं होता है। जबकि बालाकोट से बहुतायता में शीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए होते हैं तथा चन्हूदड़ों से वक्राकार ईंट प्राप्त हुई होती है और नागेश्वर से शंख की बनी वस्तु चूड़ियाँ, करंदियाँ और पच्चीकारी की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। चैप्टर नंबर 3, वैदिक सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 39, चैप्टर 3, वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 39, ऋग्वेद में 1028 सूक्त होते हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया होता है, जिन्हें के नाम से जाना जाता है। ए, मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त होते हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया होता है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। 40, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण होते हैं? सी, उपनिषद के। बृहदारण्यक एवं मुंडक और तैत्तिरीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण होते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य होता है सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद से लिया गया होता है। पुराणों की संख्या 18 होती है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन होता है। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदू धर्म देव को पौधों के स्वामी एवं रोगों के उपाचरण और धन के देवता माना जाता है। सोम को धन का देव कब माना जाता है? हिंदू धर्म में सोमदेव को पौधों का स्वामी और रोगों का उपापाचक और धन का देवता माना जाता है। वरुण को समुद्र रूप में माना जाता है और हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी माना जाता है। भोर की देवी को माना जाता है। यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। 42, निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख एवं दार्शनिक विचारधाराएं होती हैं? कौन सी होती थी? वैशेषिक। हिंदू धर्म की प्रमुख एवं दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन होती है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक होता है कणाद होता है, मुनि को माना जाता है और इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांतों के समान ही वैशेषिक एवं दर्शन का मुख्य उद्देश्य वहाँ जगत की व्यापक एवं समीक्षा करना होता है। वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्व की अपेक्षा केवल सोलह तत्वों की अपेक्षा केवल 7
16 वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? ए यजुर्वेद। यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है और इसे यज्ञ वेद भी कहा जाता कहते हैं। इसके पाठनकर्ता को उदात्र कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधानों का संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। और ये एक ऐसा वेद होता है जो कि गद एवं पद दोनों में भी होता है। और जबकि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल होते हैं, 10 से 28 सूक्त होते हैं, बालकन पाठ के 11 सूक्त सहित एवं 10,462 ऋचाएँ होती हैं। ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। और सोमवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं और मंत्रों का संकलन इसके पाठनकर्ता को उद्गाता है और तथा अथर्ववेद अथवा ऋषि द्वारा रचित। इसमें कुल 731 सूक्त होते हैं और 6000 मंत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, यजुर्वेद से संबंधित है भी यज्ञ के अनुष्ठानों से। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के अनुष्ठान और एवं मंत्रों के संग्रह से होता है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद होते हैं, सोमवेद होते हैं, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद होता है। यजुर्वेद तीसरा वेद होता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं होती हैं, कृष्ण यजुर्वेद और तथा शुक्ल यजुर्वेद होता है। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं होती हैं? 2 होती हैं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद होता है। यजुर्वेद की 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है, और किंतु आज उनमें से केवल ये 4 ही उपलब्ध होती हैं, कंठ और कपिस्थल। शुक्ल एवं यजुर्वेद की 2 शाखाएं होती हैं तथा कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं, और कर्ण मंदायिनी। क्वेश्चन नंबर 46, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहिणी का क्या कार्य होता है? संग्रहिणी का क्या कार्य होता है? कोषाध्यक्ष एवं खजान। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहणी का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष और खंजाची एवं प्रमुख। वैदिक ग्रंथों में 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 8 ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, 7 अरण्य होते हैं, 12 प्रारंभिक उपनिषद आते हैं। हिंदू धर्म पुरुषार्थ एवं जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहन करता है। और निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं होता है? बीसप्त। प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्य पूर्ण जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया जाता था। और निर्धारण आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर थी। और ये पुरुषार्थ होते हैं धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष होता है। इन्हें चतुर्वर्ग भी कहा जाता है। और पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक एवं सुखों का उपयोग करते हुए धर्म का भी समान रूप से अनुसरण करते हैं, और मोक्ष का अभिकारी होता है। और अतः दिए गए विकल्पों में से सत्व एवं पुरुषार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं होता है? पिटक। वेद हिंदू धर्म के आधारभूत एवं ग्रंथ होते हैं, और जिनकी संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सोमवेद। इन सभी वेदों के ब्राह्मण, अरण्य और तथा उपनिषद होते हैं। चारों वेद संहिताएं तथा उनके ब्राह्मण एवं अरण्य तथा उपनिषद मिलाकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं। जबकि पीटक बौद्ध एवं बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक होती हैं, और बौद्ध धर्म में पीटकों का वेदों और हिंदू धर्म के समान ही महत्व। पीटक 3 होते हैं, और विनय पीटक होता है बौद्ध धर्म व छंद के नियमों का संकलन होता है। शुद्ध पीटक होता है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन होता है। अभिधम्म पीटक होता है, इसमें दार्शनिक क्रिया एवं कला को व्याख्या की गई होती है। हिंदू धर्म में जिनमें से किस देवता की सृजनात्मक माना जाता होता है? ये ब्रह्मा को। हिंदू धर्म में सृजनकर्ता का देवता ब्रह्मा को माना जाता है। भगवान विष्णु को इस सृष्टि के संचालन कर्ता के रूप में जाना जाता है, तथा भगवान शिव को दृष्टि के विनाशक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, ऐतरेय उपनिषद के ऐतरेय अरण्य की दूसरी पुस्तक के 4थे एवं 5वें और तथा 6ठे अध्याय से संबंधित होता है, और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ये होता है ऋग्वेद होता है। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐतरेय अरण्य की दूसरी पुस्तक के 4थे एवं 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित होता है, और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद 10 मंडल होते हैं, 10 से 28 सूक्त होते हैं, बालकन पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं लगभग 10,600 ऋचाएँ होती हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद में आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है।
क्वेश्चन नंबर 51 ऋग्वेद चार वेदों में से पवित्रतम वेद होता है जिसमें 10,600 ऋचाओं के सूक्तों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता होता है शामिल होते हैं। कौन से होते हैं? 1028 होते हैं। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन होता है तथा अथर्ववेद सबसे नवीन होता है। ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया होता है जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें 10,600 ऋचाएँ होती हैं और 10,028 सूक्तों का संग्रह होता है। और ऋग्वेद में उदरत प्रमुख देवता इंद्र होते हैं और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में होता है तथा नौवें मंडल में देवता सोम का उल्लेख होता है। क्वेश्चन नंबर 52 किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक होती है? सी ऋग्वेद में होती। निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद होता है? ए अथर्व ऋग्वेद होता है और ऋग्वेद का संग्रह होता है 1028 सूक्तों से होता है। और प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए होते हैं? इसी 4 चरण होते हैं। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए होते हैं। ब्रह्मचर्य होता है, 0 से लेकर 25 वर्ष का होता है। गृहस्थ होता है, 25 से 50 वर्ष का होता है। वानप्रस्थ होता है, 50 से 75 वर्ष का होता है। और संथाल होता है, 75 से 100 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 56 वेदों में चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ एवं सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता होता है जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ एवं विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद एवं सूत्र भी शामिल होते हैं? कौन सा होता है? इसे यजुर्वेद। चारों वेदों में से यजुर्वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में भी जाना जाता होता है जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न एवं संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद एवं सूत्र भी शामिल होते हैं। उपनिषद शब्द में उपशब्द का क्या दर्शाता है? निकटता दर्शाता है। उपनिषद शब्द में उपशब्द को निकटता को दर्शाता है। और उपनिषद सामान्यतः वेदांत कहलाते हैं। वे दार्शनिक ग्रंथ होते हैं। भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद होते हैं। बृहदारण्यक होते हैं, छंदोग्ध होते हैं, ऐतरेय होते हैं और कोष्ठिकीय तथा मैत्रायणी आदि होते हैं। ऋग्वेद के स्त्रोतों के रूप में भी जाना जाता है। ये होता है सूक्त को। ऋग्वेद के स्त्रोतों को सूक्त के रूप में भी जाना जाता है। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद होता है और इसमें कुल 1028 सूक्त होते हैं। और संपूर्ण ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा जाता है। निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सोमवेद को। सोमवेद को गीत की पुस्तक मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या होती है 1869 होती है। इसमें से ऋग्वेद से विभिन्न माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 सबसे पुराना वेद होता है? डी ऋग्वेद होता है। क्वेश्चन नंबर 61 ऋग्वेद में ऐसे मंत्र होते हैं जिसमें से आमंत्रित बलखिल्य भजन शामिल होते हैं। कितने होते हैं? 1028 होते हैं। ऋग्वेद में मंत्र होते हैं बी 1028 होते हैं। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध होता है? जटिल अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध होता है डी निरुक्त। निम्न भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य होता है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। और किस प्राचीन एवं भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र होता है? बी होता है मुंडकोपनिषद होता है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद होता है। इसका संबंध निम्न में से किससे होता है? डी युद्ध कौशल से होता है। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित होता है? इसी सोमवेद होता है। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों को नाम होता है ऋग्वेद होता है, सोमवेद होता है, यजुर्वेद होता है, अथर्ववेद। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित होता है? मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित होता है। भारत की वैदिक काल की अवधि अब तक चली होती, किसकी चली होती? 1500 से 500 BC की चली होती। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई एवं अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? अथर्ववेद होता है। यजुर्वेद में यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? बलिदान होता है। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार किया गया होता है? डी अथर्व में। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसु एवं सैंधव कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया होता है? ए महाउपनिषद में। उपनिषदों में से उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? कितने माने जाते हैं?
उपनिषद माने जाते 1008 और 1111 1008 सबसे पुराना उपनिषद होता है डी छंदोग्ध उपनिषद होता है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी हुई होती है, 5 मूल तत्वों से। कौण उपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर होता है और किशोर देवता होता है। किशोर देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज होती है और निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा होता है? भगवान राम, भगवान यम। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 महाजनपद पीरियड, महाजनपद काल। क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित विकल्पों में से सही जोड़े का चयन कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य संबंधित होते हैं। बी। बिंबिसार संबंधित गुप्त वंश से होते हैं। बिंबिसार का शासक कौन होता है? एक मगध का शासक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी होती है? राजगीर। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या होती है 16 थी, महापाषाण काल में कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 82 प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता होता है? एक कौशल के नाम से जाना जाता होता है। चैप्टर नंबर 5 जैनिज्म। क्वेश्चन नंबर 83 19वीं शताब्दी में निम्नलिखित अजमेर को सोनी जी की नसिया मंदिर को समर्पित होते हैं। ए होता है भगवान ऋषभदेव। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया होता है? सी ने। किसने करा? राजा नंदी वर्मन ने। जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं? ए धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो कि मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं होता है? डी कुशीनगर। जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर एवं शरीर को निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? ये होता है सूत्रकांता सूत्र। निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है? ए ऋषभनाथ को। वर्धमान महावीर जैन धर्म के होते हैं। सी 24वें तीर्थकर होते हैं। जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से प्रथम तीर्थकर कौन सा होता है? जैन धर्म के 24 तीर्थकर होते हैं। कौन से? ऋषभदेव। जीवन में जिन 5 एवं बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्न में से किसका अर्थ एवं गैर अभिग्रहण होता है? किसका होता है? अपरिग्रह का। वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। ए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पूर्व पहले किसी रूप में दिखा तो था। उस रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध होते हैं? डी गुजरात से बल्लवी।
जैन धर्म में जैन शब्द सांस्कृतिक शब्द जिन से लिया गया होता है, जिसका अर्थ होता है अर्थात जिसने मानवीय भावनाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो, विजेता। जैन धर्म का तीर्थ स्थल होता है पीला ताड़ा मंदिर। निम्न में से किस स्थल में अवस्थित होता है? भी गुजरात में। जैन धर्म के तीर्थंकर होते हैं भी गुजरात में। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित होता है? डी जैन धर्म से संबंधित होता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? वैशाली में। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? वर्धमान। क्वेश्चन नंबर 101 जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? डी बसादिस कहा जाता है। महावीर तीर्थों में अंतिम तीर्थकर माने जाते होते हैं 24वें तीर्थकर माने जाते हैं। 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या है? डी होता है महावीर है। पाशर्वनाथ जो कि एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वे जैन तीर्थकर बना था। तराइन के दूसरे युद्ध में। त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित होता है BSc। जैन धर्म होता है और बौद्ध धर्म दोनों संबंधित होते हैं। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पत्रिका एवं पवित्र एवं पुस्तक की कौन सी छवि असंगत होती है? निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म और पवित्र पुस्तक की कौन सी जोड़ी असंगत होती है? जैन धर्म उपनिषद से लिया गया है। चौबीसवें जैन तीर्थकर का नाम क्या होता है? डी महावीर होता है। पाशर्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वे जैन तीर्थकर बना था। कैसे बना था? 23वें। त्रिरत्न की अवधारणा होती है किसमें होती है? जैन धर्म से संबंधित होती है। निम्नलिखित में से कौन अनुसरण करने वाले धर्म और पवित्र पत्रिका की कौन सी जोड़ी असंगत होती है? ईसाई धर्म। जैन धर्म उपनिषद से संबंधित होता है। शब्द श्वेतांबर से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? भी जैन धर्म से जुड़ा होता है। बौद्ध चैप्टर बौद्धिज्म। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया होता है। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, संचालित की गई होती है। बौद्ध धर्म की संगतियां और तथा उनके समावेशन सुत पिटक से संबंधित होता है। 3 पीठकों में से अभिधम्म पिटक से संबंधित होता है। दार्शनिक मामले। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। भी प्राग बोधि। त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ होता है? बी किसका? बौद्ध धर्म का होता है। गौतम बुद्ध का संबंध होता है निम्नलिखित में से किस गण से होता है? ए होता है शाक्य गण से होता है। गौतम बुद्ध
गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? बी, बोध गया में। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? कौन सा होता है? त्रिपिटक। इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ से संदर्भित किया गया था जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? किस में रहते हैं? बिहार में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया होता है? सी, बोध गया होता है। सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होता है? बी होता है, ये मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित होता है। वियतनाम और महायान किस धर्म के संस्थापक होते हैं? बौद्ध धर्म के। सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ होता है? सारनाथ में होता है। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित होती है? डी, महायान बौद्ध धर्म से संबंधित होती है। विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन होता है? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किस गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है आदित्य परिचाय सूत को। जातक कथाओं से संबंधित होते हैं किससे? बौद्ध धर्म। बुद्ध चरित नामक महाकाव्य किसने लिखा होता है? डी, नागार्जुन ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बुद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं होता है? ग्वालियर नहीं होता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर होता है? बी, लुम्बिनी में होता है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसने भिक्षुओं के लिए नियम उल्लेख किया होता है? बी, विनय पिटक। स्फूत क्यों बनाए गए होते हैं? ये पवित्र एवं स्मृत चिन्ह रखने के लिए। जन्म 360 ईसा पूर्व में हुआ था और यह 48 दिनों के लिए। जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में उनकी उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी बुद्ध की। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? लुम्बिनी नामक स्थान पर साल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म की नींव महान सच्चाइयों की अंगीय पथ पर आधारित होती है। किस पर? 4 और 8 पर। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की महान सच्चाइयों में नहीं होता है? डी, यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो जाता है। त्रिपिटक पवित्र एवं धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से लिए गए होते हैं? डी, बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह होता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया है? बी, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सी, सारनाथ में। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? ए, बोध गया में।
बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था? बी जुआनजोंग। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित होता है? बी बिहार में होता है। और गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया गया था? डी पाली भाषा का। जातक कथाओं में के जन्म उसके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? ए बुद्ध में मिलता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई होती है। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या होता है? महादेवी। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या होता है? माया होता है। और बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं? किस नाम से जाने जाते हैं? पंचांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग के नाम से। वास्तुकला में मुख्यतः रूप से चैत्य विहार, स्फूत और स्तंभ बनाए जा सकते हैं। वास्तुकला में मुख्यतः रूप से चैत्य विहार और स्फूत और स्तंभ होते हैं। कितने होते हैं? बुद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर यहाँ स्थित होता है? बी श्रीलंका में स्थित होता है। बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित होता है? सी इंडोनेशिया में होता है, जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और उस स्मारक का नाम बताइए जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है? ए धमेख एवं स्फूत सारनाथ को। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह होता है? डी त्रिपिटक होता है। मच्छर खा रहा नहीं बेटे को, पत्ते को। फारसी यहूदी धर्म होता है। चैप्टर भारत का एक धर्म जोरोआस्टिक होता है। मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? ए महाराष्ट्र में। नीचे दिए गए 4 युग्म दिए गए हों, उनमें से 3 किसी तरीके से एक समान होते हैं और एक युग्म भिन्न होता है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न होता है? डी मंदिर हिंदू होते हैं। जेद अवस्था के साथ जुड़ा हुआ होता है। ए पारसी धर्म। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? डी यहूदी धर्म का। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित होता है? बी तोरा। चैप्टर नंबर 8 मौर्य साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 158। कहाँ हुआ? ले
क्वेश्चन नंबर 158 पाटलिपुत्र में स्थानांतरण होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी होती है? सी राजगृह होती है। राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में पाटलिपुत्र में मगध पहुंची थी। लौर्य नंदवंश स्तंभ में स्थित होता है। सी कहाँ होता है? चंपारण में होता है। किस मौर्य सम्राट ने लगभग 287, 268 और 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण किए होते हैं? सी अशोक ने। सम्राट अशोक का पितामह कौन होता है? ये चंद्रगुप्त मौर्य होता है। निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित होता है और जहां अशोक का उल्लेख अवस्थित होता है? गिरनार में। क्वेश्चन नंबर 163 लगभग 260 ईसा पूर्व में किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभ्यास का नेतृत्व किया होता है? कौन सा होता है? अशोक। क्वेश्चन नंबर 164 अशोक के अधिकांश शिलालेख भाषा में होते हैं जबकि उप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए होते हैं शिलालेख आरंभी और कानूनी भाषा में होते हैं। भी प्राकृत शिलालेख। 165 मौर्य वंश मौर्य शासक के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता है? ए स्वर्णगिरी को। सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। यूनानियों ने भेजा था। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ एवं सिंह चतुर्भुज होता है। भी बलुआ पत्थर का बना होता है। 326 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? सिंधु नदी को। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बुद्ध स्मारक होता है। डी सांची स्तूप। सांची के लिए स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ए अशोक ने। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन एवं संरचना धामेक एवं स्तूप का निर्माण मूलतः वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। डी मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान। बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप पर होती है। ये होती है सारनाथ में होते हैं। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? सी अशोक के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक होते हैं और भारतीय इतिहास में उनको शासन के नाम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन होता है? बी गलत कथन होता है बैरम खामाला। तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत से सबसे प्रसिद्ध वाला शासक कौन होता है और जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की होती है? कौन होता है? बी चंद्रगुप्त। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया होता है और मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा गया होता है? उत्तरापथ। कलिंग युद्ध को हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने के लिए सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर एवं चित्त एवं शांति प्रिय सम्राट और के अनुयायी बन गए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन होते हैं? विष्णुगुप्त होते हैं। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया होता है? डी राजगृह। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी होती है? सी इंडिका। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए होते हैं? ब्राह्मी लिपि में। इनमें से किसने मौर्य एवं प्रशासन में अध्यक्षों को विचित्र एवं विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया होता है? किसको किया होता है? कौटिल्य को।
सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा होता है ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें, और इन धर्मचारकों में उनका पुत्र और पुत्री शामिल हैं। पुत्र और पुत्री शामिल हुए और सी महेंद्र और संघमित्रा। निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता होते हैं? सी होते हैं अशोक होते हैं। धर्म विजय एवं धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की गई होती है। सी मौर्य अशोक ने की होती है। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में पर विजय होती है और जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ था। डी उड़ीसा। अशोक ने युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया होता है। बी मगध में। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया होता है? 261 ईस्वी में। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया होता है? 13वें शिलालेख में। चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य सम्राट के सिंहासन पर बैठने वाला शासक होता है। डी बिंदुसार। सम्राट अशोक का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित होता है। सी बिंदुसार से संबंधित होता है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी होते हैं? बी बिंदुसार का। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के तदनुसार आचरण कर सके। बी 14। अशोक महान से संबंधित है। अशोक महान से संबंधित है थे। सी मौर्य वंश। महान सम्राट अशोक किस वंश के होते हैं? ए मौर्य वंश के। 196। मौर्य सम्राट की राजधानी होती है? बी होती है पाटलिपुत्र होती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। बी कौन सा होता है? मौर्य का। कौटिल्य एक चाणक्य या विष्णुगुप्त होते हैं और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य 323 से लेकर 298 ईसा पूर्व के मध्य में हुए थे और अर्थशास्त्र एवं शासन चाणक्य का एक अन्य नाम क्या होता है? बी होता है विष्णुगुप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 199। मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक होता है। उसका संबंध किस देश से होता है? ए यूनान से होता है। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्षों में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की होती जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और तथा अन्य पालन करता था, और इन अभिकारकों को सिरज्जुक कहा जाता है। और सम्राट किस राजा की कहानी समुद्रा राक्षस नाटक का विषय होती है? किसकी होती है? डी चंद्रगुप्त मौर्य की। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया होता है? शुंग वंश है। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन होता है? सी बृहद्रथ होता है। मौर्योत्तर काल पोस्ट मौर्यन पीरियड। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए होते हैं? सी सातवाहन होता है। दिए गए विकल्पों में कौन सा कथन सही होता है? डी चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक होते हैं। कनिष्क किस वंश से संबंधित होता है? सी कुषाण वंश से संबंधित होता है। कनिष्क वंश का सम्राट होता है। बी कुषाण होता है। शक युग आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था? सन 778 ईस्वी में।
ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। पहली बार उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा ने लिखा होता है। क्या लिखा होता है? खारवेल। चैप्टर नंबर 10 गुप्त और गुप्तोत्तर साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 212 प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता होता है, हमें की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित होता है? ये मौर्य वंश से संबंधित। किस वंश से संबंधित होता है? मौर्य। पुष्यमित्र शंगु वंश से संबंधित होता है। और रवि कीर्ति का एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की पर विजय पाने के लिए विस्तार से वर्णन होता है। किसका होता है? हर्ष का। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? ए जुआनजांग वेहनसांग। उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसके महत्वपूर्ण योगदान किया होता है। डी आर्यभट्ट होते हैं। इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि होते हैं? डी बाणभट्ट। चीनी यात्री हेनसोंग शासनकाल में भारत आया था। सी हर्षवर्धन के शासनकाल में। एक चीनी बौद्ध भिक्षु होता है जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और तथा 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध होता है। सी हेनसोंग। इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? डी हेनसोंग। इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया था और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि होते हैं? बी किसके होते हैं? हर्षवर्धन के। बाणभट्ट। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक होता है? कौन होता है? बारहमहीर होता है। इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता होता है? कौन होता है? समुद्रगुप्त। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक होता है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। कौन होता है? प्रभावती गुप्त। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध ग्रंथ शासक का एक अन्य नाम होता है? किसका अन्य नाम होता है? सी चंद्रगुप्त द्वितीय का। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति होती है? सी कालिदास की। प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी होती हैं? बी किस लिखते हुए? गुप्त वंश ने लिखी होती है। गुप्त साम्राज्य का निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा बीड़ा वादक भी होता है? कौन होता है? बी समुद्रगुप्त। गुप्त सम्राट के निम्नलिखित राजाओं गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा बीड़ा वादक भी होता है? कौन होता है? बी समुद्रगुप्त। कौन होता है? समुद्रगुप्त। किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? सी गुप्त साम्राज्य 4वीं शताब्दी को। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक और तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता का केंद्र माना जाता है, इसलिए इसकी स्थापना भारतीय शासन में की गई होती है। कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन एवं विश्वविद्यालयों में से एक महत्वपूर्ण केंद्र था और जो इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक
कुमारगुप्त फस्त ने 415 से लेकर 455 ईस्वी में की होती है न बिहार राज्य में नालंदा जिले में करवाया था और तथा महायान बौद्ध धर्म महायान बौद्ध धर्म के विद्यालय से हीनयान एवं युद्ध हीनयान बुद्ध के नाम से अन्य धर्मों की शिक्षा दी जाती होती है और हैंसोंग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र ने 1193 ईस्वी में तुर्क एवं सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। 233 क्वेश्चन। चंद्रगुप्त प्रथम के काल एवं गुप्त साम्राज्य। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली होती है? बी समुद्रगुप्त ने। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने पार आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया था। बी कन्नौज के साथ में। 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों में से एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया गया था। सी मगध। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी होती है? कौन सी होती है? पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन होते हैं? कौन होते हैं? श्रीगुप्त होते हैं। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया होता है? बी फाहियान ने। हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन होते हैं? बी होते हैं बाणभट्ट। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत की अंधे युग के रूप में जाना जाता है। तीसरा। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता है। ये राजपूत। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के प्रभुत्व में भारत आए उनके काल को भारत के अंधे युग के नाम से जाना जाता है। ये राजपूत। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर दिया होता है। डी 390 में। चीनी यात्री इसिंग ने 3 वर्ष ठहरकर सीखा था।
ठहरकर संस्कृत सीखी थी ताम्रलिपि में। चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 दक्षिण भारतीय राजवंश चोल चालुक्य। और संगम। क्वेश्चन नंबर 243। संगम साहित्य किस शास्त्रीय भाषा में होता है? डी तमिल भाषा में। चोल शिलालेखों से उल्लेखित गुरुकुल के अनुसरण हेतु प्रदान की गई भूमि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सालाभूम। होयसल साम्राज्य की राजधानी क्या होती है? बी दौर समुद्र। क्वेश्चन नंबर 246। नीचे दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उदय स्थापित की थी? किसने? चोल वंश ने। राजा सिंह विष्णु वंश के शासक थे। कौन थे शासक? पल्लव। पुलकेशन प्रथम का पुलकेशन द्वितीय नामक शासन से संबंधित होता है। किससे होता है? चालुक्य वंश से। पुलकेशन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक होता है? ये चालुक्यों का। सातवीं और आठवीं सदी ईस्वी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। किनकी राजधानी थी? कांचीपुरम। कांचीपुरम इनकी राजधानी थी पल्लवों की। कांची की राजधानी होती है सी पल्लव होती है। पांड्य वंश की राजधानी होती है, क्या होती है? मदुरै। मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन और 13वीं शताब्दी ईस्वी में सर्वोच्चता प्राप्त की होती है पांड्या ने। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? सी करिकाल को। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? बी महेंद्र वर्मन। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? सी पुलकेशन द्वितीय। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन होते हैं? बी राजेंद्र चोल थर्ड। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की होती है? बी राजाराज। प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राजाओं पर शासन किया था? ए तमिलनाडु और केरल। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशियाई के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया होता है? सी राजेंद्र चोल ने।